इमेजिन करो रात के करीब 2 बजे है और मिडिल ईस्ट के कई शहरों में लोग सो रहे हैं। तभी आसमान में तेज आवाज सुनाई देती है और कुछ ही सेकंड में एयर राइड सायरन्स बजने लगती है। Here the sirens are going off right now and this is indicating essentially that there is a barrage of missiles Israel's army says coming towards Israel from Iran. लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कई लोग अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भाग रहे हैं और आसमान में दिखाई देते हैं डॉजन्स ऑफ मिसाइल और ड्रोन्स। कुछ मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन कुछ अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही होती है, ईरान vs इजराइल, द वार बिगिंस। दो ऐसे कंट्री जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन दुश्मनी इतनी गहरी है कि पिछले 40 सालों से दोनों के बीच साडो वार चल रही है। कभी साइबर अटैक तो कभी असैसिनेशन और कभी प्रॉक्सी वार के जरिए इनडायरेक्ट अटैक। लेकिन सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये टेंशन कंट्रोल में नहीं आया तो ये सिर्फ ईरान vs इजराइल नहीं, कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है, दुनिया को वर्ल्ड वार 3 जैसे सिचुएशन तक भी ले जा सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ईरान और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? और अमेरिका इजराइल के साथ क्यों दे रहा है? और भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये सिर्फ रिलीजन की लड़ाई है या इसके पीछे न्यूक्लियर वेपन्स, ऑयल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर स्ट्रगल का बड़ा खेल? और अगर सच में इन दोनों देश के बीच फुल स्केल वार हो गया तो इसका इफेक्ट सिर्फ इस पे पड़ेगा या फिर पूरा दुनिया पे? चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान के रिलेशन काफी अच्छे थे, और अगर आज किसी से पूछा जाए तो ज्यादातर लोग की जवाब आएगी एनेमीज। लेकिन साल 1979 से सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उस समय ईरान में रूल करते थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। शाह एक प्रो वेस्टर्न लीडर थे और उनके रिलेशन यूनाइटेड स्टेट और इजराइल दोनों के साथ काफी स्ट्रॉन्ग थी। उस समय ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था, दोनों देशों के बीच ट्रेड भी होता था और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी होता था, यानी दोनों देश एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। लेकिन फिर आया एक ऐसा इवेंट जिसे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ जिसे कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के बाद शाह की सरकार गिर गई और पावर आ गई आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई के हाथ में। खामनाई के आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है और वो फलस्तीन के लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहा है। इसी वजह से रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया और ओपनली फलस्तीन का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुई इजराइल और ईरान के बीच एक लंबी और खतरनाक दुश्मनी। रियली में यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच टेंशन की स्टार्ट तब हुई जब साल 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट सत्ता में आई। इसी दौरान हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने दोनों देशों के बीच की रिलेशन को पूरी तरह से बदल दिया, ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। इस क्राइसिस में तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसीज के कई डिप्लोमेट को हॉस्टेज बना लिया गया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच डीप मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी पैदा हो गई। लेकिन आज के समय में टेंशन सिर्फ हिस्ट्री की वजह से नहीं है। 2026 के कॉन्फ्लिक्ट से पहले ऐसे कई इशू थे जो सिचुएशन को और डेंजरस बना रहा था, और सबसे बड़ा कंसर्न था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। वेस्टर्न कंट्री को शक था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ईरान का ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी लगातार एक्सपेंड होता जा रहा था और मिडिल ईस्ट में ईरान का रीजनल मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बीच में एक और इशू था, ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे आमतौर पर JCPOA न्यूक्लियर डील कहा जाता है। ये डील 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच साइन हुई थी, जिसका मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना। लेकिन बाद में जब इस डील को रिवाइव करने की कोशिश हुई तो नेगोशिएशंस बार बार फेल होती गई और यही सारी टेंशन आखिरकार एक बड़े मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ बढ़ने लगी। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसे कहा गया ऑपरेशन रीजिंग लायन। इस अटैक में 200 से भी ज्यादा इजराइल फाइटर जेट शामिल थे, जिन्होंने ईरान के अंदर 100 से भी ज्यादा मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट पर स्ट्राइक की। और ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 12 दिनों तक चला, जिसे कई एनालिस्टिक ने 12 डे वार के नाम से भी डिस्क्राइब किया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आया 28 फरवरी साल 2026, जब यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के फोर्स ने मिलकर ईरान के खिलाफ मैसिव स्ट्राइक शुरू किए, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम रखा गया। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, तब सिर्फ 12 घंटे के अंदर लगभग 900 अटैक किए गए। 1,500 strikes in 24 hours. Here's how Operation Epic Fury, the attack against Iran, unfolded on the 28th of February. इस अटैक का मेन टारगेट था ईरानियन मिसाइल बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप सेंटर। पहली वेव के अटैक में ईरान के कई टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स और सुप्रीम लीडर खामनाई मारे गए और इसका जवाब ईरान ने भी दिया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रोमाइज 4 के तहत अमेरिकन मिलिट्री बेसेस और इजरायली मिलिट्री पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। बंदर अब्बास के एक नबल के आसपास मिसाइल स्ट्राइक के दौरान गलती से एक गर्ल्स स्कूल भी हिट हो गया। इस इंसिडेंट में 160 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन ईरान कभी हार मानने वाला नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार और तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये पार्ट ईरान का एक मेजर नवल हब है जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास स्थित है। वही चौक पॉइंट है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का ऑयल ट्रेड गुजरता है। इस अटैक में खास तौर पर ईरान की नवल असेट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया और सबसे बड़ा नुकसान हुआ कोनारक नवल बेस पर, जहां सैटेलाइट इमेज में कई बिल्डिंग्स और नवल फैसिलिटीज के डिस्ट्रॉय होने की संकेत मिले। इसी दौरान एक ईरानी नेवी के मॉडर्न वारशिप IRIS शहीद सैयद सिराजी को भी स्ट्राइक में भारी नुकसान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज बाद में डूब गया। इसके अलावा ईरान के कुछ एडवांस शहीद सेलिमेनी क्लास नवल शिप भी डैमेज हो गए, जो ईरान के फास्ट अटैक नवल स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। ईरान का मैसिव नवल सपोर्ट शिप IRIS मकरान भी बंदर अब्बास पार्ट में स्ट्राइक के दौरान जलता हुआ देखा गया। इस अटैक का मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान का नवल पावर को कमजोर करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स पर उसका कंट्रोल कम करना। लेकिन जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएशन करते हुए रीजन में मौजूद US बेस और एलाइड टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए और इसी वजह से मिडिल ईस्ट की ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा डेंजरस स्टेज में पहुंच गया।